इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ रहमान एंड रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मिस्टर वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं यूनिक मैथ स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट्स इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस के लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आए स्टूडेंट्स, पहले जो 3.1 एक्सरसाइज है उसमें जो थ्योरी यूज़ होनी है, कुछ डेफिनेशंस हैं वो समझते हैं, फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज की तरफ आएंगे ताकि एक्सरसाइज की हमें अच्छे से समझ आए। आए तो सबसे पहले हमने देखना है कि ये हमारे पास मैट्रिक्स एक्चुअली क्या है। स्टूडेंट्स, ये बैकग्राउंड समझ लीजिए। जब हमारे पास दो इक्वेशन होती हैं तो वो तो हम सोल्व कर लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या ग्राफिकली। लेकिन तीन इक्वेशन आ जाएं, चार आ जाएं, तीन वेरिएबल वाली आ जाएं, उनको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उस केस में ये मैट्रिसेस यूज होते हैं। ठीक है, होते क्या हैं आए ये देखते हैं। तो आ रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगल का पता है आपको, ये शेप होती है ऐसे वाली, यानी ऐसी वाइब आती है इसमें। एरे स्टूडेंट बोलते हैं बनावट को। ठीक है, अब मैट्रिक्स की बनावट कैसी होगी, तो रेक्टेंगल जैसे शेप में कैसी दिखेगी, रेक्टेंगल जैसे। अंदर क्या होगा आए वो देखते हैं। हुज एंट्रीज और एलिमेंट्स आर रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। याद रखें, मैं जो हमने पहले देखा शेप में ये कैसी दिखती है, रेक्टेंगल जैसे, और इनके अंदर जो एंट्रीज होती हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस तरह रोज में या नीचे कॉलम्स में लिखी जाती हैं। तो रोज एंड कॉलम्स, ऐसी रे को, ऐसी अरे को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। दो पॉइंट मैंने लिखे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला ये है कि जो मैट्रिसेस हैं इनका नाम कैसे लिखा जाता है, रिप्रेजेंट कैसे किए जाते हैं, तो वो कैपिटल इंग्लिश लेटर्स से। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे स्टूडेंट्स, उनको स्मॉल इंग्लिश लेटर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आए इस डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए हम एग्जांपल्स भी देखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, मैं ए से नाम रखता हूं मैट्रिक्स का, और इसके अंदर मैं पहली रो में ए और बी दो एंट्री या दो एलिमेंट ले लेता हूं। ठीक है, और दूसरी रो है ये सी और डी, ये दो एंट्री, और इनको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मैट्रिक्स बन जाएगा। आप कहेंगे सर ये रेक्टेंगल जैसा नजर तो नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर रेक्टेंगल की साइड को कम किया जाए तो इसके अंदर ही स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो ये स्क्वायर जैसे भी वाइब आ सकती है। जैसे आप कह रहे हैं कि वालदैन की जो खसूसियात हैं बच्चों में कुछ कुछ होती हैं, लेकिन ये ऐसे ही ये समझ लें रेक्टेंगल के अंदर ही स्क्वायर है, उसी की खसूसियात, ये रेक्टेंगल की साइड को कम करके आप ये समझ सकते हैं। और एग्जांपल ले लें, जैसे एक और मैं मैट्रिक्स लेता हूं बी, इसमें मैं एक ही रो रख लेता हूं, वन और टू दो एंट्री रख लेते हैं। और एग्जांपल देख लें सी, इसमें हम क्या करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन गया, एक मैट्रिक्स बन गया। उम्मीद करता हूँ कुछ क्लियर हो गया होगा। देखें स्टूडेंट्स, अगर यहाँ बात हम करें, ये जो हमारे पास है इस तरह ये होती है रो, तो ये फर्स्ट रो है रो वन, तो ये हमारे पास सेकंड रो है रो टू। लेकिन अगर इन्हीं को यूं देखें ऊपर से नीचे, तो ये कॉलम नंबर वन है और ये कॉलम नंबर टू है। तो रोज और कॉलम की आइडेंटिफिकेशन करना तो बड़ी आसान होगी आपके लिए। तो ये स्टूडेंट्स मैट्रिक्स का एक आइडिया मैंने दिया है। आगे देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखो ये मैट्रिक्स ये साइज में छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये और बड़ा है। मैट्रिक्स का जो साइज होता है वो एक्चुअली ऑर्डर होता है। ऑर्डर में क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स टेल्स साइज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अब ऑर्डर का फार्मूला क्या है, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना कैसे लिखे। इफ ए इज अ मैट्रिक्स, इफ अ मैट्रिक्स ए, जिसका नाम ए है, देखो चार या पांच या दो या एक उसकी रो होंगी ना, तो हम कह देते हैं नंबर ऑफ जो रोज हैं वो एम से डिनोट कर रहे हैं, और नंबर ऑफ रोज वो एन, कॉलम एन से डिनोट कर रहे हैं। फिर इसका जो ऑर्डर होगा वो एम बाय एन लिखेंगे स्टूडेंट्स, एम बाय एन। या फिर इसको यूं भी लिख सकते हो, एम क्रॉस एन, ये ऑर्डर है। एम जितनी नंबर ऑफ रोज हैं, एन जितने नंबर ऑफ कॉलम हैं। यानी ये जो मैंने एग्जांपल दी थी इस सी में, देखिए रोज कितनी है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, टू हो गया। यहाँ एम की वैल्यू कितनी हुई, टू। कॉलम देख लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड,
ये C1 C2 C3। अगर मैं इसका ऑर्डर आपसे कहूं तो आप बताएंगे सर ऑर्डर ऑफ सी मैट्रिक्स m बाय n होता है ना, तो m हमारा कितना है 2/3। इस तरह ऑर्डर जो है ये बताना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आपको ऑर्डर क्या बताता है, किसी मैट्रिक्स का साइज बताता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने एक और डेफिनेशन देखनी है और इससे हमारे तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन सोल्व होने हैं। ये आपने कॉन्सेप्ट समझना है। इक्वल मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो क्या सूरत हाल बनेगी, कैसे डिफाइन होंगी, आए देखते हैं। एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी, एक का नाम हमने ए रख लिया, दूसरे का बी रख लिया, उनको इक्वल मैट्रिसेस बोलेंगे। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी तो नंबर वन, देयर ऑर्डर इज सेम। वो जो दोनों मैट्रिक्स हैं दोनों का एक जैसा ऑर्डर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम या इक्वल कह लें। इनको हजम करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल लिखता हूं ई जी, जैसे मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखता हूं, ए इज इक्वल टू 2506। एक और मैट्रिक्स लिखता हूं, बी इज इक्वल टू 5 - 3, ये एंट्री है, और ये 5 और ये 3 - 3 और ये 5 + 1। अब मैंने जानबूझ के ऐसा किया है, ठीक है। अब यहाँ देखें, अच्छा ये फर्स्ट कॉलम वाली एंट्री है ना, तो इसकी करस्पॉन्डिंग इधर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 2 है तो 5 - 3 करेंगे, ये भी 2 हो जाएगी। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है। इसकी करस्पॉन्डिंग ये 0 है तो 3 - 3 भी 0 है। अगर ये 6 है तो 5 + 1 ये भी 6 है। यानी इसकी ये करस्पॉन्डिंग एंट्री ये बनी, जो दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हुए तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री को इक्वल रख सकते हैं। एक्चुअली हमारे क्वेश्चन आएंगे, हमें दो मैट्रिक्स बराबर दे दिए जाएंगे, इक्वल दे दिए जाएंगे, हम करस्पॉन्डिंग एंट्री को इक्वल रख के अननोन की वैल्यू निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। हर मैट्रिक्स में रोज कितनी हैं उनकी तादाद बताइए, और कॉलम कितने हैं उनकी तादाद बताइए। आए देखते हैं। सबसे पहले ए मैट्रिक्स में है, पहली रो 0 0 0 0। स्टूडेंट्स, रो ये होती है, तो ये हमारी हुई फर्स्ट रो, रो 1। ये आपने लिखना नहीं, आपको समझाने के लिए ये। तो रोज आपने काउंट कर ली है, कितनी हुई 2, तो नंबर ऑफ रोज 2 आ जाएंगी। इस तरह नंबर ऑफ कॉलम ये देखें तो ये फर्स्ट कॉलम है C1 और ये सेकंड कॉलम, तो कॉलम कितने हुए ए में 2। बी पे आ जाइए, रोज देखें, ये फर्स्ट रो है R1, ये सेकंड रो है R2 और ये थर्ड रो है R3। तो नंबर ऑफ रोज कितनी हुई 3। कॉलम स्टूडेंट्स इसमें एक ही है C1, तो कॉलम हुआ 1। सी में देखिए एक ही रो है, ठीक है, रो कितनी है R1 एक ही है, तो 1 हुई। कॉलम ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ओके, C1 है, C2 C3, ये आपने लिखना नहीं है, काउंटिंग करवा रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो 3 हुए कॉलम्स। इसमें रोज ये फर्स्ट वाली है R1, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है, तो रोज हुई इसमें 3D में। और कॉलम में ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, तो 3 हुए इसमें कॉलम। इसमें रोज गिन ले स्टूडेंट्स, 1 2 कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 कॉलम्स है इसमें। MCQs के लिए आएगा यार, शॉर्ट नहीं है। ए में देखें 1 और 2, 2 रोज हैं और एक ही कॉलम है, तो 1 कॉलम, ओके। तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है, ऑर्डर हमने लिखा था, फार्मूला मैंने बताया है, रोज बाय कॉलम। तो रोज कितनी है 2, ऑर्डर आ जाएगा एक 2, डैश लगाएं, फिर बाय लिखें और फिर बाय कॉलम वो 1 है। ये ऑर्डर इसका क्या हुआ 2/1। स्टूडेंट्स, इसको यूं भी लिख सकते हैं, ऑर्डर लिखने का एक और भी तरीका है, बाय हटा के क्रॉस लगा लें, ये तरीका भी ठीक है, ऊपर वाला भी ठीक है। MCQs में है तो आपने परेशान नहीं होना। बी में देखें, नंबर ऑफ रोज एक ही रो है, 1 2 2 कॉलम्स हैं, और ऑर्डर के लिए रो बाय कॉलम होता है ना, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2। या फिर दूसरे लफ्जों में हम लिख सकते हैं इसको 1 × 2, ठीक है, ये भी 1/2 की तरह ही होता है। सी को देख लीजिए, नंबर ऑफ रोज 1 2 2 रोज हैं, 2 ही कॉलम है, तो ऑर्डर सी का हो जाएगा 2/2 या 2 × 2 लिख लीजिएगा।
इसमें रोज देखें तो 2 हैं, कॉलम 1 2 3 3 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर इसका बन जाएगा 2/3। ठीक है, एक और रह गया हमारे पास। ये तो स्टूडेंट्स ई मैट्रिक्स है उसी क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें आप अगर रोज काउंट करें, सोल्यूशन लिख लें या आंसर लिख लें, तो नंबर ऑफ रोज है हमारे पास, नंबर ऑफ रोज वो है हमारे पास 1 2 3, और इस तरह नंबर ऑफ कॉलम्स स्टूडेंट 1 और 2, 2 कॉलम है। सो ऑर्डर ऑफ ई हमारे पास हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ई रोज 3 है, बाय लगाना है, फिर कॉलम 2 है, तो यही आ जाएगा, या 3 × 2 लिख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्लियर हो गया होगा। जी तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, विच ऑफ फॉलोइंग आर इक्वल मैट्रिसेस। अब इक्वल की हमने 2 कंडीशन पढ़ी हैं, कोई 2 मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो, वो इक्वल होते हैं। तो हम ऑर्डर इसका निकाल लेते हैं सबका। ओके, तो ए का देखें, ऑर्डर ऑफ ए, एक्चुअली ये एमसीक्यूज हैं इसलिए कोई प्रॉपर सोल्यूशन वाली जगह नहीं, हम सबका पहले ऑर्डर निकाल कर रख लेते हैं, एंड पे कंक्लूजन निकाल लेंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए, रोज गिन लें, 2 है, कॉलम भी 2 है, तो 2/2, 2/2। इसमें देख लें 2 रोज हैं, 1 कॉलम है, तो ऑर्डर ऑफ बी 2 रोज हैं, 1 कॉलम है, तो 2/1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मैं इधर ही कर देता हूँ। 2 3 6, 2 - 1 1, 2 2 4, 4 - 2 2, 4 + 4 8, 3 + 0 3। ऑर्डर ऑफ सी कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ सी रो स्टूडेंट्स 3 हैं, कॉलम हमारे पास 2 हैं, तो 3/2। आगे आ जाइए, सिंप्लीफाई कर लेना है, इन पे कैलकुलेटर निकालते हैं। इसी को अगर मैं लिखूं 4 + 5 तो ये 9, और -8 + 1 -7। डी का ऑर्डर देखें, ऑर्डर ऑफ डी, तो स्टूडेंट्स रो 2 हैं तो 2, और कॉलम 1 है तो 1। ई का पास ऑर्डर लिख लें, तो ऑर्डर ऑफ ई 1 2 3 रोज हैं और 2 कॉलम हमारे पास 1 और 2। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 3 - 3 कितना होता है स्टूडेंट, 0, और ये 3, और ये 4 हो जाएगा, ये 1। ऑर्डर ऑफ एफ, ऑर्डर ऑफ एफ 2/2। देखें स्टूडेंट्स, पहला कंक्लूजन नंबर 1, ए का देखें 2/2 ऑर्डर है, और 2/2 कौन वाला, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। और क्या ये क्रॉसपोंडिंग एंट्री इक्वल भी है, पहली रो 0 3 3 4 4 1, क्रॉसपोंडिंग एंट्री भी इक्वल है, ए और एफ इक्वल हैं, ए एंड एफ आर इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिसेस, मैट्रिसेस जमा है, प्लूरल जिसे बोलते हैं, और मैट्रिक्स सिंगुलर है। अच्छा, बी का आ जाइए, ऑर्डर है 2/1, 2/1 वाला और देखें, इसका है क्या क्रॉसपोंडिंग एंट्री भी सेम है, यस 9 7 9 7, तो बी एंड डी आर इक्वल, बी एंड डी आर इक्वल मैट्रिसेस। और देख लेते हैं, सी का देख लें, ऑर्डर 3/2 है, और 3/2 ये है। देखें पहली रो 6 1 4 2 8 3, 6 1 4 2 8 3, तो इसका मतलब सी और ई का ऑर्डर भी सेम है, क्रॉसपोंडिंग एंट्री भी सेम, सी एंड ई आर इक्वल मैट्रिसेस। और स्टूडेंट्स देख लेते हैं डी, बाकी वही रिपीट हो जाते हैं, हमने बारी बारी सबको देख लिया, वो दोबारा आ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 3 भी क्लियर हो गया होगा। जी तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, स्टेटमेंट समझ लें। इफ a+2 c+c-3 ये फर्स्ट रो है, और b-1 d+4 ये सेकंड रो है, और ये इक्वल है एक और मैट्रिक्स है 5 और 8 फर्स्ट रो, 6 और 4 सेकंड रो, और हमने फाइंड करना है ए बी सी और डी की वैल्यूज को। देखिए स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन को समझें, इसमें किया क्या हुआ है, क्या हमें गिवन है।
ये दो मैट्रिसेस हैं और ये इक्वल हैं, और इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, 4 क्वेश्चन आने हैं, अब आ गए हैं। तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हों तो उनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी इक्वल होती हैं। ये हमने रेफरेंस दे के हमने सोल्व कर लेना है। तो हम लिखते हैं सोल्यूशन में एज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, so their corresponding entries are also equal। ठीक है, आए आप इक्वल करके वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। नंबर 1, a+2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, ये 5 के इक्वल हो जाएगी, यानी a+2 ये 5 के इक्वल, और यहां से हम निकाल लेते हैं a की वैल्यू। ए की वैल्यू के लिए 2 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और 5 में 2 माइनस करें तो 3। लो जी, ए की वैल्यू हमने निकाल ली। अब फर्स्ट रो में जो सेकंड एंट्री है c-3, इसकी क्रॉसपोंडिंग एंट्री ये है, तो ये 8 की इक्वल हो जाएगी। तो c-3 इज इक्वल टू 8। ओके, तो यहां से c इज इक्वल टू 8 + 3, और 8 में 3 अगर ऐड कर दें तो ये स्टूडेंट्स 11, तो ये c की वैल्यू भी हमें मिल गई। इसी तरह सेकंड रो में आ जाइए। सेकंड रो का पहला एलिमेंट b-1, ये इक्वल हो जाएगा 6 के, क्योंकि क्रॉसपोंडिंग एंट्री वो है। तो b इज इक्वल टू 6 + 1, तो b की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 7। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो रहा होगा। और इसी तरह अगर हम फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री देखें तो वो हमारे पास d+4, और इधर फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री 4 है। ओके, तो यहां से अगर देखें तो d इज इक्वल टू 4 - 4, तो स्टूडेंट्स डी का आंसर क्या आ जाएगा? 0। उम्मीद करता हूं हमने सारी वैल्यूज निकाली हैं, आपको समझ आई होंगी। फिर आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 2x + 1 और 4 फर्स्ट रो है और 7 और 5 सेकंड रो है, और ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब फिर हमें दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हुए हैं, तो उनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज हम इक्वल रख के x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सोल्यूशन में लिखते हैं एज टू मैट्रिसेस are equal, so their corresponding entries are also equal। ठीक है, अब देखें हमने वो बस इक्वल रखनी जिनमें x पड़ा है और y पड़े हैं। ठीक है, x वाली देखें एंट्री फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली है, तो ये है 2x + 1, और इधर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली एंट्री है स्टूडेंट्स 9। इसको इक्वल रख लेंगे। अब मैं सोल्व करता हूं, x के लिए सोल्व करना है तो 1 उधर चला जाएगा, इधर प्लस का है इधर आके माइनस, तो 2x इज इक्वल टू 8, और x इज इक्वल टू 8/2, और x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह y देख लीजिए, अगर हम वहां y भी इक्वल रखें तो y यहाँ पे पड़ा है, इसकी ये क्रॉसपोंडिंग एंट्री 5 है, तो 5 इज इक्वल टू y आ जाएगा। इसी को अगर मैं अरेंज करके लिख लूँ तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली, y की भी वैल्यू फाइंड कर ली जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d। स्टूडेंट्स उसी तरह ही स्टार्ट लेंगे, उसी तरह ही सोल्व करेंगे जैसे हमने पिछले दो क्वेश्चन किए थे। तो मैं लिखता हूं एज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, so their corresponding entries are also equal। स्टूडेंट्स क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। आए सबसे पहले हम देखते हैं इस वाली एंट्री को, इधर a+b है, इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री इधर पहले वाली बनेगी ना, ये 10,
देखिए स्टूडेंट्स, ए और बी दो वेरिएबल हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, बाद में देखते हैं। अभी इसको कहते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है, सही है। और फिर देखिए यहाँ पे इसके इक्वल है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 2d माइनस 1 ये 5 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी आप कलर चेंज करके a प्लस बी इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट अब इक्वेशन आपको वैल्यू मिल जाएगी, तो इसको यहाँ से फाइंड कर लें। पहले 2d इज इक्वल टू 5 प्लस 1, देन 2d इज इक्वल टू 6 और d इज इक्वल टू 6/2। तो d की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी 3। इसको बॉक्स पैक कर दीजिए। आए और फिर हम देखते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज और इक्वल रखते हैं। ओके, अब इस एंट्री को इसके इक्वल रख लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3b, ये बुलेट यूज कर रहा हूँ, 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 11 इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री है, ठीक है। अब यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, पहले 3b इज इक्वल टू 11 माइनस 2, देन 3b इज इक्वल टू 9 आ जाएगा और b इज इक्वल टू 9/3। 3 की टेबल पे इसको कैंसिल करें तो 3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ये लास्ट वाली एंट्री इसको इक्वल रख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू सी, तो यानी मैं इसको लिख सकता हूँ c इज इक्वल टू 4। देखो हमें ये वैल्यूज मिल गई हैं, बी सी डी, ए की चाहिए वो यहाँ पड़ा हुआ है। या मैं अगर बी की वैल्यू ये वाली पुट कर लूँ, ए भी आ जाएगा, तो मैं कहता हूँ पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर 1, पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर 1। बी की वैल्यू वहां पे जाके हम पुट कर देते हैं, तो ए प्लस बी है, तो बी की वैल्यू 3 पुट कर दें और इज इक्वल टू 10, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 3, सो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। स्टूडेंट्स आप एक काम करें, एंड पे एक लाइन लिख दे, क्योंकि वैल्यूज बिखरी हुई हैं, वैसे तो बॉक्स में नजर आ रही हैं, एंड पे इकट्ठा बता दें। हैंस ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू 3। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। देखिए स्टूडेंट्स, ये दो इक्वल मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो यही मैंने लिखा है, क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं इसलिए इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हो जाएंगी। लेकिन अब हम उन एंट्रीज को इक्वल करेंगे जहां p और q पड़े होंगे, बाकी इक्वल करने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि हमें p और q फाइंड करना है। ये वाली एंट्री है स्टूडेंट्स p प्लस q, और इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री ये फर्स्ट वाली 6 बनेंगी। कह दें ये इक्वेशन नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ p और q दोनों आ गए तो एक वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, और p और q इधर पड़े हैं, तो ये है p माइनस 2q, और इसकी क्रॉसपॉन्डिंग 0 बनेंगे ना, इसको कह दें ये सेकंड इक्वेशन है। अब स्टूडेंट्स पता ही हमें क्या करना है, p और q फाइंड करने हैं, वो भी इन दोनों इक्वेशन से। आप पहले देख लें, ये भी p है, ये भी p है, लेकिन ये q और -2 है। अगर ये दोनों p हैं, बस साइन चेंज करें तो एक p कट जाएगा, q आ जाएगा। साइन चेंज करने के लिए हमें करवाना होता है सब्ट्रैक्ट, इसलिए मैं क्या करवाता हूँ, सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ओके, तो p प्लस q इज इक्वल टू 6 और p माइनस 2q इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये माइनस का p बन जाएगा, ये प्लस का 2q, और ये प्लस है तो -0। ओके, ये लाइन लगा लीजिए। अब स्टूडेंट्स देखें, ये प्लस का p है, ये माइनस का p है, ये कट जाएंगे, लेकिन ये इस q में 2q ऐड करेंगे तो 3q हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 माइनस 0 6। आगे कर लेते हैं, नीचे में भी नजर ना आ रहा होगा। अच्छा, तो q इज इक्वल टू 6/3, 3 तरह के डिवाइड हो जाएगा ना ये वाला, और जब डिवाइड करोगे तो ये 2 आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक वैल्यू आ भी गई है, इसको या तो 1 में पुट कर दो या 2 में, 1 वाली छोटी है उसमें पुट कर देता हूँ तो p भी आ जाएगा। पुट वैल्यू ऑफ q
इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 1 में आके पुट कर दें तो यहाँ पुट करेंगे तो p+2 इज इक्वल टू 6, तो p इज इक्वल टू 6 - 2, तो p इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 4 आ जाएगा। P4 आ गया, Q2 आ गया। तो ये स्टूडेंट्स का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।